सो हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक नई यूनिट नंबर 3 इन सिक्वेंशियल सर्किट्स, जिसका नाम है हमारे सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 2 को कवर करा था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ही। दैट वाज बेस्ड ऑन कंप्लीटली द कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, जिसके ऊपर में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं और उसको हमने कवर कर दिया है। तो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ओ ई 039, जिसका सब्जेक्ट कोड है AKTU में, तो ये हमारा कवर्ड अप है हमारे चैनल पे। आपको कुछ नहीं करना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप उसे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ठीक है, हमने यूनिट नंबर 1 DE और यूनिट नंबर 2 DE करके इस तरीके से आप उसमें प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। ठीक है, सिमिलरली हमारे इसी टाइम सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स में ये पहला सब्जेक्ट है जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कवर हो रहा है। दूसरा सब्जेक्ट है हमारा DSTL, जो हमारे चैनल पे वो भी अपलोड हो रहा है, जिसमें यूनिट 1 कंप्लीटली अपलोड हो गई है अभी तक। और बाकी यूनिट नंबर 2 अब प्रोग्रेस में है, जिसमें हम आगे के कंटेंट्स को कवर कर रहे हैं। बाकी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट में हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेट्रॉनिक्स को कवर करा हुआ है। तो अगर इन सभी सब्जेक्ट्स में से किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई डाउट है तो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं और अपने जूनियर्स के साथ उसको शेयर कर सकते हैं, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है इन केस तब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इसी चैप्टर के साथ, यूनिट नंबर 3 सिक्वेंशियल सर्किट्स इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले हम समझते हैं सिक्वेंशियल सर्किट्स होती कौन सी हैं। ठीक है, इससे पहले हमने समझा था कि कॉम्बिनेशन सर्किट्स कौन कौन सी होती हैं। तो कॉम्बिनेशन सर्किट हर वो सर्किट होती है जिसमें जो आउटपुट होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है और कोई भी पास्ट आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अगर हम सिक्वेंशियल सर्किट की बात करें तो मैंने लिख भी रखा है कि सिक्वेंशियल सर्किट इज वन इन विच द आउटपुट ऑफ द सर्किट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट बट ऑल्सो ऑन द पास्ट आउटपुट। कि जहाँ पे प्रेजेंट इनपुट के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, बल्कि पास्ट आउटपुट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक काउंटर डिसाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक डोर पे काउंटर लगाना है कि कितने जो है पर्सन्स जो है वो अंदर आ रहे हैं, तो आपने एक वी प्लेस अ काउंटर, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो आपने काउंटर को प्लेस करा, तो मान लीजिए वहाँ से एक पर्सन आया, फिर अगेन सेकंड पर्सन आया, अगेन थर्ड पर्सन आया, तो वो उस काउंटर में जो काउंटिंग होगी उसे इंक्रीमेंट करता जाएगा। दैट मीन्स कि जब पहला पर्सन आया तो काउंटिंग 0 थी, अब वो 1 हो गई होगी। अगेन जब सेकंड पर्सन आया तो काउंटिंग 1 हुई, मतलब +1 हुई। दैट मीन्स वो 1 जो हुआ वो प्रेजेंट इनपुट हुआ, लेकिन पास्ट आउटपुट क्या था? पास्ट आउटपुट आपका पहले का 1 जो था उसमें ऐड हो रहा है। तो दैट मीन्स हमारे किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है आउटपुट? जो आउटपुट है सर्किट का डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट इनपुट के ऊपर, मतलब जो एक पर्सन आया उसके ऊपर, और जो पास्ट आउटपुट था दैट इज पहले का जो एक पर्सन आया हुआ है, तो 1 + 1 उसने 2 दे दिया। तो इस तरीके से आप काउंटर में जो सर्किट का यूज़ करेंगे उस सर्किट को हम कहेंगे सिक्वेंशियल सर्किट्स। और इसलिए इसे नाम भी दिया गया सिक्वेंशियल, कि एक सीक्वेंस में काम कर रही है, जिसमें जो आउटपुट है सर्किट का वो डिपेंड कर रहा है नॉट ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट बट ऑल्सो ऑन द पास्ट आउटपुट। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई भी हम हार्डवेयर सर्किट की बात करें, जैसे कि एलिवेटर हो गया या हमारे रॉकेट लॉन्चर हो गए, तो इसमें एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जो हर एक ऑपरेशन के बाद दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, जिसमें आपका पास्ट आउटपुट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसलिए हम ऐसे केसेस में इस्तेमाल करते हैं सिक्वेंशियल सर्किट्स को। और जो हिस्ट्री होती है वो सिर्फ और सिर्फ इसमें मेमोरी एलिमेंट की वजह से ही रिमेंबर हो सकती है। भैया मैंने क्या कहा? मैंने यही तो करा कि जब मेरा काउंटर जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा था, कब? जब हमारे पास दूसरा पर्सन आया, क्योंकि दूसरा पर्सन की काउंटिंग में वो +1 इंक्रीमेंट होगा। तो विच मीन्स कि द हिस्ट्री कैन बी रिमेंबर्ड ओनली विद मेमोरी। पहले से मेमोरी बनी हुई थी, जिसने पहले 1 उसने स्टोर करा, फिर अगेन एक पर्सन आया तो उसमें +1 करके फिर से अगेन स्टोर करा, फिर एक थर्ड पर्सन आएगा अगेन उसमें +1 करके वो स्टोर करेगा। तो एक मेमोरी एलिमेंट प्रेजेंट होता है। तो अगर इसी तरीके से आप सिक्वेंशियल सर्किट को एक फिगर की हेल्प से दिखाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाएंगे कि सिक्वेंशियल सर्किट में एक कॉम्बिनेशन सर्किट लगी हुई है, और कॉम्बिनेशन सर्किट में अगर हमने मेमोरी एलिमेंट लगा दिया तो उसने हमें y1 y3 y2 या y1 इस तरीके से n जो है आउटपुट जो है वो जनरेट करके दिए, बेस्ड अपॉन द मेमोरी एलिमेंट विच इज फीडेड इनटू दैट कॉम्बिनेशन सर्किट। क्लियर है? मैंने क्या करा, मैंने कॉम्बिनेशन सर्किट्स में कुछ इनपुट्स दिए x1 x2 x3। भाई मान लीजिए 3 पर्सन्स आए, तो वो 3 पर्सन्स का जो है वो पहले से कुछ मेमोरी में डेटा स्टोर रहा, वो भी गया, साथ में वो x1 x2 x3 वो सारे के सारे इनपुट्स गए, और यही हमें आउटपुट्स मिल गए y1 y2 y3 टिल yn। और इसको अगर मैं एक फिगर से एक्सप्रेस करूँ तो ये मेरी पूरी कंप्लीट फिगर ड्रॉ हो गई है। बाकी वाई एन जो मैंने लिख रखा है वो एक जनरल एक इक्वेशन मैं कह सकता हूँ, जो मैंने इसे एक्सप्रेस करने के लिए दिया हुआ है कि x1 x2 xn यहाँ पे मेरे इनपुट्स हैं, और yn-1 yn-2 टिल yn- के मेरे को एक जो है सोल्यूशन मिला। एक पर्टिकुलर ये जो मेरा एक सिक्वेंशियल सर्किट का डायग्राम है उसे मैंने एक्सप्रेस कैसे करना चाहे एक इक्वेशन की हेल्प से। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं हम अपने इस चैप्टर में। सबसे पहला टॉपिक है लैचेस। ठीक है, ये लैच करता है किसी भी एक बिट को। ठीक है, लैच करेगा 0 या 1, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और बेसिक मेमोरी एलिमेंट होता है इसमें लैच। तो सबसे पहला टॉपिक जो आप इसमें पढ़ेंगे वो है लैच। और स्टार्ट करते हैं। लैच क्या होते हैं? तो लैच कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है, मेमोरी एलिमेंट है, जो स्टोर करेगा 1 बिट। तो अब यहाँ पे हम सिक्वेंशियल सर्किट्स में ही जो डिफरेंट मेमोरी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम देखेंगे। तो लैचेस जो है इसमें से पहला बेसिक मेमोरी एलिमेंट है। इसके बाद आते हैं हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स आते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं? जिनमें हमारे क्लॉक्ड, अगर हम एक क्लॉक इनपुट लगा दें, एक क्लॉक या इनेबल इनपुट लगा दें, वो हम लैचेस के साथ अटैच कर दें, तो उसी को हमने कह दिया फ्लिप फ्लॉप। ध्यान रखिएगा, तो लैचेस और फ्लिप फ्लॉप में ये डिफरेंस होता है।
फिलहाल अभी हम लेते हैं लैच पर। तो लैच क्या करता है, किसी भी एक बिट को स्टोर करता है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहली लैच जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में, दैट इज एसआर लैच यूजिंग नॉर गेट। तो एसआर लैच हमारी सेट या रीसेट लैच इसकी फुल फॉर्म हो गई, हम इस तरीके से बोलते हैं इसे। जो सेट रीसेट लैच जो है वो हमारी एक लैच है जिसे हम नॉर गेट से भी देखेंगे और नैंड गेट से भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जहाँ पे एस और आर क्या है, तो मैंने आपको बता दिया एस है सेट, आर है रीसेट, क्लियर है। अब सबसे पहले आपको नॉर गेट पता होना चाहिए। तो नॉर गेट कुछ इस तरीके से होता है देखने में, ठीक है। ये बेसिक लॉजिक गेट्स हैं जिसे आप पढ़ के आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी, और वैसे भी हमने यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 में बहुत सारे ऐसे गेट्स देखे हैं। तो आई डोंट नीड थिंक कि भाई आपको इनके ऊपर फिर से रिवीजन की जरूरत है, ये बिल्कुल बेसिक बेसिक हैं चीज़ें। अब ये आपको आई होप नो होंगी क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी हुई हैं और अपने सेकंड ईयर में भी यूनिट 1 और 2 में कवर करके आ रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले ए और बी में। तो अगर हमने ए और बी में इनपुट्स दिए 0 0, 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, अगर 2 इनपुट्स हैं तो ठीक है। तो ए प्लस, तो हमारा जो नॉर गेट होता है वो क्या होता है, नॉट ऑफ और गेट। नॉर गेट क्या होता है, नॉट ऑफ और गेट। तो मैंने और करा ए और बी का और उसके ऊपर बार लगा दिया, तो ये नॉट ऑफ और गेट ही तो हो गया। अब देखिए 0 0 पर मुझे ए प्लस बी में क्या मिलना चाहिए, 0, और उसका बार कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा 1। तो देखिए 1 मिल गया। अगेन 0 और 1 का एडिशन करने पर क्या मिलेगा 1, और प्लस बार करूंगा तो क्या मिल जाएगा 0। तो बस वही हुआ है। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है, वो मैंने ये डायग्राम क्यों बनाया। ये डायग्राम या ये जो मेरा ट्रुथ टेबल थी उसे बनाने का मेरा मेन जो लॉजिक था वो ये था, ये दिखाना है आपको कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तभी मुझे 1 मिलेगा या तभी मेरा आउटपुट जो है वो हाई होगा। 1 बोलें या हाई बोलें, लो बोलें या 0 बोलें, तो इस तरीके से आप रिलेट कर लीजिए। तो अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ पे हमें हाई, जब हमें इनपुट मिलेगा तो वो हाई इनपुट सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगा जब हमारे इनपुट जो है वो लो होंगे। मतलब जब दोनों इनपुट्स हमारे लो होंगे तभी हमें हाई इनपुट मिलेगा, अदरवाइज हमें हमेशा 0 मिलने वाला है या आउटपुट जो है वो हमें लो मिलेगा अगर एक भी वैल्यू 1 है। अगर एक भी वैल्यू देखिए इनपुट में 1 है तो मुझे क्या मिल रहा है, आउटपुट जो है वो लो मिल रहा है। ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि अभी इसका मैं जो है कंडीशन डिस्कस करूँगा या कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करूँगा। बाकी अब देखते हैं एसआर लैच होता कैसा है। तो एसआर लैच का कुछ इस तरीके से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, और इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं क्रॉस कपलिंग होती है यहाँ पे। इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, क्रॉस कपलिंग। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि क्रॉस कपल डायग्राम बनाइए आप एसआर लैच का, तो वो आप इस तरीके से बनाएंगे कि एसआर लैच में जो है वो इस तरीके से क्रॉस कपलिंग हुई होती है, जहाँ पे जो हमारा आर के साथ एक इनपुट है वो हमारा इस क्यू बार से आ रहा है, और एस के साथ जो एक इनपुट है वो हमारा क्यू से आ रहा है, और दोनों में हमने नॉर गेट्स का इस्तेमाल करा है क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं एसआर लैच यूजिंग नॉर गेट, क्लियर है। तो अब देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल। अगर आपको कोई भी डाउट है यहाँ पे अभी तक कोई भी, तो वो आप हमें पूछ सकते हैं। फिलहाल अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक टेबल डिस्कस करेंगे, और नोट्स जो हैं, अगर आपको जैसे प्रॉब्लम हो रही है इसे देखने में बार बार वीडियो में, तो आप नोट्स जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। वहाँ से आप नोट्स एक्सेस करके इसको जो है आराम से उधर से वीडियो देखते रहिए और इधर से आप नोट्स अपने ओपन करके रख सकते हैं अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज बाद में आप इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक टेबल में सबसे पहला ए केस होगा। ए केस में क्या करेंगे, हम सेट को हाई करेंगे, रीसेट को 0 करेंगे। जैसे अगर हम अपनी वॉच की भी बात करें तो वॉच में पहले हम सेट को हाई करेंगे और रीसेट को हम क्या करेंगे 0 करेंगे, इस तरीके से समझ लीजिए। तो हमने क्या करा, रीसेट ये है, सेट ये है। सेट में हमने 1 इनपुट दिया, रीसेट में हमने 0 इनपुट दिया। अब जरा जो समझा रहा हूँ वो ध्यान से समझिएगा, एक ही बार में सब समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए होता क्या है कि जब हमने सेट में 1 दिया, जब हमने सेट में 1 दिया और रीसेट में 0 दिया, तो देखिए अगर यहाँ पे एक भी वैल्यू में इनपुट में 1 है तो हमें आउटपुट क्या मिलना है, 0 मिलना है। अभी मैंने आपको नॉर की टेबल दिखाई तो उसमें क्या हुआ था, अगर एक भी इनपुट ए और बी में हाई है तो हमें आउटपुट क्या मिलना है, 0 मिल जाना है। तो क्यू बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप ही 0 आ जाएगी, तो मैंने वही यहाँ पे लिख दी है। अब क्यू बार की वैल्यू अगर 0 है तो यह इनपुट ये कहाँ पे जा रहा है, आर के साथ जा रहा है इस वाले नॉर गेट में, दैट इज फर्स्ट नॉर गेट में। और फर्स्ट नॉर गेट में अगर एक भी 1 है और एक भी 1 है तो क्या हो जाएगा, क्यू मतलब देखिए यहाँ पे क्या है 0 है और यहाँ पे दोनों 0 है, और दोनों 0 पर क्या मिलना है मेरे को, आउटपुट कैसा मिलेगा, हाई मिलेगा। तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई, हाई हो जाएगी, दैट इज क्यू इक्वल्स टू 1। क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला केस कैरेक्टरिस्टिक टेबल में, दैट इज जिसे मैंने कैरेक्टराइज करा ए केस से। अब इसका A.2 दैट इज सेकंड केस देखते हैं, मैं दोनों को सेट को 0 और रीसेट को 0, ये दोनों साथ में चलते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। सेट 1 रीसेट 0 और एक बार सेट 0 रीसेट 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यू इक्वल्स टू 1, क्यू इक्वल्स टू 1 हम बनाएंगे। तो क्यू इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या हुआ, क्यू इक्वल्स टू 1 जो है हमने वही लेके चले, ठीक है, हमने क्यू इक्वल्स टू 1 लेके चला। तो अब देखिए सेट को और रीसेट को दोनों को 0 करा है, तो क्यू की वैल्यू 1 है, तो अब ये सेट में जाएगा भैया, अब ये सेट में जाएगा तो सेट में ये 1 और ये 0, क्यू की वैल्यू को 1 क्यों लेके चले, क्योंकि हमें यहाँ से मिल गया। हम चेक करेंगे क्या हमें क्यू बार वही मिल रहा है, क्या हमें क्यू बार 0 मिल रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं क्यू बार की कोई वैल्यू अनडिफाइंड वैल्यू आ रही हो, ठीक है। और ये जो अनचेंज मैंने लिखा है ये भी समझाऊंगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो 1 आया इधर से आया, अब 1 और 0 के कॉम्बिनेशन में ये हमेशा 0 आना है, क्योंकि अगर एक भी हाई हुआ इनपुट में तो आउटपुट हमें हमेशा लो मिलेगा, तो क्यू बार की वैल्यू 0 हो गई। और देखिए वही आ गया, क्यू इक्वल्स टू 1 लेने पर अगेन हमें क्यू बार क्या मिल गया, 0 मिल गया, और क्यू बार क्या मिल गया, 0। तो इसको मैंने क्यू बार नाम क्यों दिया, क्योंकि ये हमेशा इसका कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, जो क्यू है उसका हमेशा कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, इसलिए मैंने इसको नाम भी क्यू बार दिया है। और इस कंडीशन के आगे मैंने अनचेंज क्यों लिखा, क्योंकि जो मैंने कंडीशन यहाँ लगाई वही कंडीशन मैं यहाँ पे भी लगा रहा हूँ, तो मुझे अनचेंज कंडीशन मिल रही है। अनचेंज का मतलब क्या हुआ,
क्यू जो है वो 1 है और क्यू बार जो है वो 0 है। सिमिलरली वही यहाँ पे भी है, क्यू इक्वल्स टू 1 है और क्यू बार इक्वल्स टू 0 है। दैट इज अनचेंज कंडीशन जो हमें फाइनल आउटपुट मिला। क्लियर है? अब देखिए बी वाले केस को डिस्कस करते हैं। अभी हमने सेट को 1 करा था, रीसेट को 0 था। अब सेट को 0 करेंगे, रीसेट को हाई करेंगे और फिर अगेन वही कि सेट 0 रीसेट 0। देखिए वही यहाँ पे भी करा है मैंने कि सेट जो है वो मेरा 0 है, रीसेट मेरा 1 है, क्यू 0 है और क्यू बार इक्वल्स टू 1 है। तो अब देखिए सेट जब 0 है तो सेट 0 है और रीसेट 1 है। तो देखिए सेट 0 है, यहाँ पे अगर एक बार भी 1 हो गया, ये देख लीजिए यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 है मतलब आउटपुट जो है वो 0 आना है, तो क्यू की वैल्यू 0 हो गई। अब यहाँ से 0 है तो यहाँ से ये 0 इसके इनपुट में जा रहा है, ये 0 इसके इनपुट में जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा ये कनेक्टेड नहीं है। ये जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो चीज़ है ये मेरी कनेक्टेड नहीं है यहाँ पे, ये मेरे सिर्फ डायरेक्टली इनपुट्स गए हुए हैं। क्लियर है? तो अब देखिए क्या हो रहा है कि ये जो मेरा रीसेट 1 है, ये जो मेरा रीसेट 1 है, यहाँ से मुझे क्यू कितना मिल गया, 0 मिल गया। अब अगेन जब मैं सेट की बात करूंगा तो यहाँ से ये 0 मेरा इधर आ रहा है, 0 0 पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो क्यू बार 1 मिल गया। मतलब बिल्कुल सही चल रहा है अभी तक। तो क्यू जो है वो 0 है, क्यू बार इक्वल्स टू 1 है। अगेन मैंने सेट को 0 करा, रीसेट को 0 करा। जब मैंने सेट को 0 करा, रीसेट को 0 करा, तो देखिए यहाँ से 0 को लेके चल रहे हैं, तो ये 0 मुझे भाई ये क्या है मेरा क्यू, ये क्या है मेरा क्यू और ये मेरा क्या है क्यू बार, मेरा क्या है क्यू बार। तो जब मैं क्यू को लेके चल रहा हूँ तो यहाँ से ये 0 और ये 0 गया, तो 0 0 पर क्या देगा 1। अब ये 1 दे रहा है तो ये 1 इधर गया। अगेन मेरे को क्या मिल जाएगा, 1 और 0 का 0 मिल जाना है, क्योंकि अगर एक भी हाई हुआ इनपुट तो हमें 0 मिलना है। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो देखिए ये दोनों स्टेट्स कैसे रहे, अनचेंज रहे। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक टेबल है जो आपको वहाँ पे बना के दिखानी है। अब हमने क्या करा, हमने सेट और रीसेट दोनों को ही हाई करा। अब इन सबसे चीज़ों का जरा मतलब भी समझते हैं। इन सब चीज़ों का मतलब समझते हैं कि ये क्यू 0 आ रहा है, क्यू 0 आ रहा है, या यहाँ पे जो ऊपर की तरफ क्यू कुछ बनाया। तो पहले समझते हैं जब सेट को आप हाई करोगे, कॉमन सेंस है, जब आप सेट को हाई करोगे तो आपकी वॉच चलना चालू हो जाएगी, या कोई भी आपका काउंटर है तो वो चलना चालू होगा, क्योंकि आपने सेट को हाई करा, रीसेट को 0 कर दिया। ठीक है? आपने स्टॉप वॉच अगर अपने लैब्स में इस्तेमाल करी हूँ तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा, जब सेट को हम हाई करते हैं, रीसेट को 0 करते हैं, तो हमारी जो है वॉच चलना चालू हो जाती है, सेट हो जाती है। और सेट को हम हमेशा लॉजिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम कहते हैं 1 हो जाएगा, वो हाई हो जाएगा, तो क्यू जो है वो 1 हो गया। सिमिलरली जब मैंने सेट को ही 0 कर दिया, रीसेट को हाई कर दिया, तो रीसेट को हाई करने का मतलब क्या है कि वॉच फिर से स्टार्ट होगी, दैट इज 0 हो जाएगी, दैट इज सेट जो है वो कितना हो गया, 0 हो गया। देखिए क्यू जो है वो 0 है, मतलब स्टार्टिंग से चल गई, 0 हो गई। ठीक है? बस यही यहाँ पे भी हम देखने को मिल रहा है। अब देखिए सेट 1 है, रीसेट 1 है, दोनों को मैंने 1 कर दिया, दोनों को हाई कर दिया। अब ये क्या ऐसा हो सकता है, तो नहीं होगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे क्यू 0 आएगा और क्यू बार 0 आएगा, अगर आप इसी सर्किट को फिर से ड्रॉ करेंगे तब। कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ, यहाँ पे 1 रखूँ, तो 1 और 1 पे हमेशा पता है कि अगर एक भी इनपुट हाई है तो हमें आउटपुट दूसरी कंडीशन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है भाई, ना इस इनपुट को चेक करूँगा ना मैं इस इनपुट को चेक करूँगा। हमेशा क्यू और क्यू बार क्या मिलेंगे, मुझे 0 ही मिलेंगे, और दोनों 0 मिल गए तो ये एक अनरिलायबल या नॉट यूज्ड कंडीशन हो गई। क्या ऐसा कभी आपने देखा कि घड़ी में आपने सेट को भी हाई कर दिया, रीसेट को भी हाई कर दिया, तो घड़ी चलेगी कहाँ से या वॉच चलेगी कहाँ से? क्योंकि वो भी एक एग्जांपल है किसका, सीक्वेंशियल सर्किट्स का या काउंटर का। काउंटर में अगर मैं सेट को हाई कर दूं, रीसेट को हाई कर दूं, तो क्या वो सर्किट चलेगी, नहीं चलेगी। तो वहाँ पे मेरा क्यू जो है वो 0 आ गया और क्यू बार भी मेरा 0 आ गया, जो एक अनरिलायबल कंडीशन है, क्योंकि क्यू अगर 0 था तो क्यू बार 1 मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा था, इसलिए ये कंडीशन मेरी कैसी हो गई, अनरिलायबल कंडीशन हो गई। नेक्स्ट आते हैं सेट इक्वल्स टू 0 और रीसेट इक्वल्स टू 0। अब अगेन जब मैंने इसमें सेट इक्वल्स टू 0 रीसेट इक्वल्स टू 0 करा तो मेरे को तब तो अनचेंज कंडीशन मिल रही थी। ठीक है? तो अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ें समझते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ मेमोरी इज दैट इफ सम इन्फॉर्मेशन इज गिवन इट इज रिटेन्ड। कंसेप्ट मेमोरी को क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है उसे आप स्टोर करके रखेंगे, उसे आप रिटर्न करके रखेंगे, एंड रिमेन अनचेंज्ड अंटिल द ओवर रिटन। तब तक अनचेंज रहेगी जब तक ओवर रिटन ना है। वही एग्जांपल है जैसे कि मैंने अभी काउंटर में समझाया था कि अगर मेरे पास कोई भी पर्सन इनसाइड एंटर कर रहा है, अगर मैंने काउंटर सर्किट लगा दी है, तो वहाँ पे वो पहले के एलिमेंट्स को तो काउंट करेगा ही, अनटिल एंड अनलेस इट इज ओवर रिटन कि भाई दूसरा पर्सन नहीं आ रहा है तो उसमें मैं +1 ऐड करूँ। ठीक है? तो लैच भी एक ऐसा ही मेमोरी एलिमेंट है जो स्टोर करता है किसी भी एक बिट को, या तो 0 या 1। क्लियर है? तो अब इसकी अगर मैं एसआर की एक ट्रुथ टेबल अगर मैं देखूँ, ठीक है, अगर मैं एसआर की एक ट्रुथ टेबल एक ओवरव्यू लूँ, तो वो मुझे क्या मिल रहा है कि 0 0 पर तो मेमोरी स्टेट मिल रही है। आप देखिए 0 0 पर जो मेरा ये कंडीशन आ रही है वो हर बार यही अनचेंज कंडीशन आ रही थी। 0 0 पर कंडीशन कैसी आ रही है, हर बार अनचेंज कंडीशन आ रही है, जो वही हम ऊपर देख रहे थे। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें जो मेमोरी स्टेट है वही मिल जा रही है भाई, जो हमारी मेमोरी स्टेट है वही तो हमें मिल रही है, तो मेमोरी स्टेट हमें मिल जा रही है। लेकिन 0 1 पर अब आप देखिए रीसेट जब मेरा हाई होगा तो वॉच फिर से चालू हो जाएगी, दैट इज आउटपुट 0 हो जाएगा, आउटपुट 0 हो जाएगा। ठीक है? और सेट हाई है मतलब वॉच चलना चालू, दैट इज 1, वही मैंने आपको भी समझाया ऊपर। 1 0 पर 1 मिल गया, और 1 1 एक ऐसी कंडीशन है जब मैंने सेट और रीसेट दोनों को हाई कर दिया तो मेरी एक नॉट यूज्ड कंडीशन हो गई या अनरिलायबल कंडीशन हो गई, अभी मैंने आपको ऊपर समझाया। तो वहाँ से हमने ये एक ट्रुथ टेबल जो है अपने गेन करी और ये हमने निकाला। ठीक है? अब देखिए एक नोट पॉइंट करने की बात यहाँ पे सिंपल सी है, और वो आप टेबल से भी समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे 0 स्टोर्ड है, अगर यहाँ पे 0 स्टोर्ड है तो इसका मतलब क्या है कि सेट जो है 0 है और रीसेट जो है 1 है, और अगर यहाँ पे 1 स्टोर्ड है तो इसका मतलब है कि सेट जो है वो 1 है और रीसेट जो है वो मेरा 0 है। ठीक है? ये मैंने इसी टेबल से कंक्लूजन निकाल लिया, वही मैंने इसको नोट तरीके से लिख दिया है कि जिससे आपको क्लियर हो जाए।
इसी तरीके से अगर आप देखें एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट, तो एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट में जो आपने क्रॉस कपलिंग नॉर गेट के साथ करी थी वही आप वहां पे नैंड गेट इंसर्ट कर देंगे। जो एसआर लैच की आपने क्रॉस कपलिंग कहां पे करी थी, नॉर गेट्स के साथ करी थी, वो आप यहाँ पे नैंड गेट के साथ कर देंगे और जो टेबल होगी वो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको नॉर की करके दिखाई उसी तरीके से आप नैंड को भी समझ सकते हैं। तो हमारा जो फाइनल इससे ट्रुथ टेबल निकलेगी वो जस्ट इसके अपोजिट निकलेगी कि यहाँ पे हमारी 0 0 जो कंडीशन होगी वो एक नॉट यूज कंडीशन में जाएगी और 0 1 कंडीशन जो होगी वो हमारी 0 में जाएगी, 1 0 1 में जाएगी और 1 1 मेमोरी में जाएगी। तो चेंज कहाँ पे हुआ, चेंज हमारा सिर्फ और सिर्फ हुआ 0 0 और 1 1 वाली कंडीशन में। तो 0 0 पर तो नॉट यूज आएगा और 1 1 पर ये मेमोरी स्टेट आएगा। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद डिस्कस करते हैं क्लॉक ग्लैचेस के बारे में। तो हमने क्लॉक ग्लैचेस को ही कहा है फ्लिप फ्लॉप्स। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि अगर एक लैच है उसमें हमने क्लॉक लगा दी या एक इनेबल इनपुट लगा दिया जो उसको हाई या वन में, हाई या लो में जो है चेंज कर रहा है, तो वहाँ पे वो हमारी क्लॉक ग्लैचेस को ही हमने कह दिया वो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे क्लॉक की क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने जो डायग्राम बनाया हुआ है, लॉजिक डिजाइन जो करा हुआ है हमने एसआर लैच का विद इनेबल इनपुट या विद क्लॉक बोलूँ, तो वहाँ पे जो एसआर लैच है मैंने उसमें एसआर लैच में नैंड गेट से जो उसकी क्रॉस कपलिंग करी है वो है, बाकी उसके पहले मैंने फिर से नैंड गेट्स अटैच कर दिए हैं। जो आउटपुट आ रहा है मेरा एस और आर से क्लॉक लगने के बाद उसे मैंने बोल दिया एस स्टार आर स्टार। तो ये जनरल इसकी एक लॉजिक डिजाइन होता है जो आपको पता होना चाहिए, बस एक आइडिया होना चाहिए। और बाकी अभी हमने जो ट्रुथ टेबल डिसाइड करी थी या बनाई थी वो हमारी अब देख लेते हैं। देखिए होता क्या है कि जब क्लॉक हाई है, क्लॉक जनरली हम हाई में ही वर्क करते हैं, बट यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है कि जब हमारी क्लॉक जो है वो 0 होती है तो एस और आर की कंडीशन, दिस टेबल इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैं फिर बता रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपको थोड़ी देर में बताएंगे क्योंकि जहाँ से आपके क्वेश्चन जनरली बनते हैं, बट ये पता होना चाहिए इन केस अगर एग्जाम में पूछा जाता है तब। ठीक है, तो क्लॉक जो है जब मेरी 0 में है तो एस और आर के कोई भी इनपुट्स हों उसे कोई मतलब नहीं है, QT+1 QT ही मिल जाना है। अब ये QT+1 क्या है, तो QT+1 होती है नेक्स्ट स्टेट आपको क्या मिलेगी भाई। सिक्वेंशियल सर्किट्स में जैसा कि मैंने आपको काउंटर बताया था, तो काउंटर में क्या हो रहा है कि पहली स्टेट में अगर एक पर्सन बंदा आया तो उसका काउंटर हो गया 1, अगेन दूसरा पर्सन आया तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो गई 1+1, मतलब जो पहला स्टेट था वो तो काउंटिंग में लिया ही, उसने +1 उसमें और कर दिया। दैट मीन्स जो मेमोरी स्टेट है आपको वही मिल जानी है। तो मतलब जो मेमोरी स्टेट है वो नहीं मिले, मतलब उसमें कुछ एडिशन होगा इस तरीके से। क्लियर है? ये तो हो गया था हमारा क्लॉक की सर्किट में, काउंटर की सर्किट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे QT+1 जो नेक्स्ट स्टेट आपको मिलेगी वो वही मिल जाएगी जो उसकी पहले मेमोरी स्टेट होगी। ठीक है, तो वही मैंने लिख भी रखा है ब्रैकेट में, QT जो है वो हमारा मेमोरी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेमोरी स्टेट। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं QT रिप्रेजेंट मेमोरी स्टेट। और कई बार यहाँ पे QT की जगह NC भी लिखा होता है। NC की फुल फॉर्म होती है नो चेंज, NC नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं मिलेगा आपको, मेमोरी स्टेट ही मिल जाएगी। ठीक है, कई बार किसी किसी बुक्स में इसको QT+1 की जगह QN+1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम लिखते हैं QN+1। ठीक है, और जो इसका मेमोरी स्टेट होगी उसको रिप्रेजेंट करते हैं QN से। ठीक है, तो ये छोटी सी रिप्रेजेंटेशन थी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, बाकी यही आपको ध्यान में रखना है कि जब 0 होगी क्लॉक तो एस और आर के कोई इनपुट्स नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है उसे, चाहे 0 हो चाहे 1 हो, QT+1 जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी वो QT मिल जाएगी, दैट इज मेमोरी स्टेट। क्लियर है? अब बात करते हैं जब क्लॉक हाई है, और इसी में हम जनरली अपने केसेस को डील करेंगे कि जब क्लॉक हाई है तो देखिए 0 0 पर क्या मिल रहा था हमें, मेमोरी स्टेट मिल रही थी, वही मैंने QT लिख दी है। 0 1 पर क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था। देखिए सेट हाई, सेट 0 है, रीसेट को हाई कर दिया तो रीसेट हाई करने पर वॉच फिर से चालू हो जाएगी, दैट इज 0। इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, ये जो ये रिमेंबरिंग का तरीका है। ठीक है, 1 0 में सेट हाई है तो सेट हाई होगा तभी हमारी जो है जो सिक्वेंशियल सर्किट होगी वही हमारी तब हाई हो जाएगी, दैट इज तब काम करना चालू करेगी। और 1 1 एक ऐसा स्टेट है जो नॉट यूज कंडीशन है या अनरिलायबल कंडीशन थी, जिसे मैंने बोल दिया इनडिटर्मिनेट स्टेट। लेकिन ये चारों की चारों स्टेट कभी एग्जिस्ट करेंगी जब मेरी क्लॉक हाई है। तो बाय डिफॉल्ट वी आर गोइंग टू अज्यूम फॉर एवरी सर्किट दैट द क्लॉक इज हाई एंड इट इज ओनली वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा पहला फ्लिप फ्लॉप, दैट इज SR फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, सिमिलरली अभी हम इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे कन्वर्जन इन फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, तो अभी देखते हैं डी फ्लिप फ्लॉप को या ट्रांसपेरेंट लैच को। ठीक है, तो अगर मैं डी फ्लिप फ्लॉप की बात करूँ या ट्रांसपेरेंट लैच की बात करूँ तो इसमें हमारा सबसे पहला है फंक्शन टेबल। फंक्शन टेबल में सबसे पहला है क्लॉक। ठीक है, इसकी भी मतलब ये जो टेबल होती है जिसमें हमने आपको क्लॉक वाली ये जो टेबल दिखाई इसे कहते हैं फंक्शन टेबल। ठीक है, इसे फंक्शन टेबल भी कह सकते हैं आप, ट्रुथ टेबल भी कह सकते हो, तो अलग अलग नाम से इन्हें बुलाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम फंक्शन टेबल से देखें तो फंक्शन टेबल में डेटा फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, ये नई फ्लिप फ्लॉप है जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे मैंने SR फ्लिप फ्लॉप डिस्कस करी। तो इस तरीके से ये डेटा फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम होता है जहाँ पे एक इनपुट नैंड में गया है, बाकी ये इस तरीके से पूरा SR का डायग्राम है, जस्ट यहाँ पे इन्वर्ट हो गया है डी के इनपुट का और जो हमारे दूसरे नैंड गेट में गया है। अगर मैं इसको नाम दे रहा हूँ 1 2 3 4, तो 3 4 से तो कोई मतलब नहीं है, वो तो बिल्कुल SR लैच की तरह है। लेकिन 1 और 2 में 1 में डेटा गया है और 2 में उसका डेटा का नॉट गया है, डेटा का क्या गया है, नॉट गया है। ठीक है, तो एक ही इनपुट है तो उसके कॉम्बिनेशन क्या होंगे, 0 या 1 होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे समझते हैं, मैंने क्या बोला कि जब क्लॉक हाई है तभी हमें इनपुट जो है जो जो हमारी नेक्स्ट स्टेट है वो कुछ मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलनी है। तो वही मैंने लिख रखा है कि देखिए यहाँ पे भी क्लॉक जो है जब 0 है तो डी जो है
तो डी जो है उसे कहते हैं डेटा फ्लिप फ्लॉप या इसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट लैच। अब इसको ट्रांसपेरेंट लैच क्यों बोला गया? क्योंकि जो भी हमें इनपुट दिया है वो हमें आउटपुट में मिल जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी वैल्यूज़। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्लॉक की जब वैल्यू 1 है तो यही तभी डेटा काम करेगा। ठीक है, तो डेटा की वैल्यू जब 0 और 1 हो गई, भाई जब 0 होगा तो मुझे QT + 1 क्या मिल जाएगा? 0 मिल गया, और जब 1 थी तो 1 मिल गया। मतलब कहने का मतलब क्या था कि डेटा फ्लिप फ्लॉप ट्रांसपेरेंट लैच है। क्यों? क्योंकि जो हमने डेटा के इनपुट्स दिए वही हमें QT + 1 में मिल गया जब क्लॉक हाई है। मैंने क्या बोला? बाय डिफॉल्ट हम क्लॉक को हाई अज्यूम करते हुए ही जितने भी आउटपुट्स हैं या इनपुट्स हैं उन्हें हम लिखते हैं। ठीक है, और जब 0 है क्लॉक तो हमने पता है कि डेटा के कोई भी इनपुट चाहे 0 हो या 1 हो, वही में लिख रखा है क्रॉस, दैट इज अ डोंट केयर कंडीशन। ठीक है, इन द के मैप भी अगर आप ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से दिखाएंगे उसे। एक क्रॉस जो है वो ये डिनोट कर रहा है कि डी की कोई भी वैल्यू हो, चाहे 0 हो चाहे 1 हो, मुझे जो QT + 1 है वो QT ही मिल जाना है, दैट इज मेमोरी स्टेट ही मिल जाएगी। क्लियर है? अगर मेरी मेमोरी स्टेट 1 चल रही होगी तो वो मेमोरी स्टेट 1 ही मिल जाएगी, और अगर 0 चल रही होगी तो 0 ही मिल जाएगी। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ डेटा इनपुट इफ क्लॉक इज 0, बट इफ द क्लॉक इज हाई देन डेटा फ्लिप फ्लॉप्स, अगर की इनपुट 0 है तो QT + 1 पर भी 0 मिल जाएगा, और 1 है तो 1 ही मिल जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा लॉजिक डायग्राम ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप, और ये हो गई इसकी फंक्शन टेबल। अभी हम इसी वीडियो में सबको कंपाइल करेंगे सारे फ्लिप फ्लॉप्स की टेबल्स को। अब इसके बाद जो फ्लिप फ्लॉप डिस्कस करेंगे हम, दैट विल बी अ जेके फ्लिप फ्लॉप। बट जेके फ्लिप फ्लॉप से पहले हमें पता होना चाहिए ये क्लॉक का क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, और कुछ ट्रिगरिंग के बारे में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास लैचेस होती हैं, तो लैचेस हमारी होती हैं लेवल ट्रिगर्ड, फ्लिप फ्लॉप्स हमारे होते हैं एज ट्रिगर्ड। ठीक है, अगर हम क्लॉक की बात करें तो क्लॉक क्या है? जो 0 और 1 हमें इनपुट देगी। एक डिजिटल सर्किट है और डिजिटल सर्किट में 0 या 1 में इनपुट्स होते हैं, तो लैचेस क्या होंगी? लेवल ट्रिगर्ड। लेवल ट्रिगर्ड मतलब इसमें जो ट्रिगर करेंगी इन लेवल्स पे। और फ्लिप फ्लॉप्स जो होते हैं वो एज ट्रिगर्ड होते हैं, मतलब या तो पॉजिटिवली एज ट्रिगर्ड होंगे, मतलब कुछ इस तरीके से होंगे, और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड में वो कुछ इस तरीके से होंगे। क्लियर है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लिप फ्लॉप्स में एज ट्रिगरिंग में पॉजिटिव तो जो है पर अब लो से आप भी जा रहे हैं, और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड में कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप कॉन्फ़िगरेशन। एक कुछ छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको हेल्प करेगी क्लॉक की जरूरत क्यों होती है वो समझाने में। ठीक है, तो एक मास्टर फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है, एक स्लेव फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है, उससे हमारे जो हमारा आउटपुट है वो आ रहा है। अब वाई क्लॉक इज नीडेड, तो मोमेंट लिख रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स में एक में पूछा जा चुका है। वाई अ क्लॉक इज नीडेड, द आउटपुट ऑफ अ लैच में भी इनपुट फॉर सब्सिक्वेंट सर्किट। अभी हमने देखा कि जो आउटपुट है लैच का वो किन्हीं भी हमारे जो इनपुट हो सकता है अलग अलग सर्किट्स के लिए, एंड एनी फ्रिक्वेंट और अनइंटेंशनल चेंज विल नॉट गो टू द नेक्स्ट स्टेट। और अगर कोई भी चेंज होगा तो वो हमारा नेक्स्ट स्टेट में नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए उस क्लॉकिंग को सिंक्रोनाइज करने के लिए, मतलब कि हमारा इनपुट जो है वो एक से दूसरे में जाए, इसलिए हमने यूज़ करी है क्लॉक को। टू सिंक्रोनाइज आउटपुट ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट द क्लॉक सिग्नल फ्रीक्वेंसी में बी वेरी फ्रॉम लो टू हाई। अब इसको अगर समझेंगे तो ये है कि अगर कि क्लॉक अगर मेरी हाई होगी, तो क्लॉक अगर मेरी हाई होगी तभी मेरा मास्टर जो है वो इनेबल होगा, कॉमन सेंस वाली बात है, और स्लेव डिसेबल हो जाएगा क्योंकि मेरा डी का क्या जा रहा है? बाहर जा रहा है। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये क्लॉक है, ये जो EN मैंने लिख रखा है, जो मैंने EN लिख रखा है डेटा फ्लिप फ्लॉप, डेटा तो अलग हो गया। जो इनेबल इनपुट है, इनेबल इनका अगर मैं नॉट करूँगा, इनेबल का क्या करूँगा अगर मैं नॉट करूँगा, तो वो मेरे दूसरे फ्लिप फ्लॉप में लगा हुआ है, दैट इज डी लैच जिसे मैंने बोला हुआ है। अब मैं उसे लैच भी नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने क्लॉक लगा दी, तो वो एक तरीके से फ्लिप फ्लॉप ही हो गया मेरा। ठीक है, तो डी लैच जो पहला मास्टर जैसे मैंने बोला, तो वो मास्टर फ्लिप फ्लॉप मेरा इनेबल रहेगा जब क्लॉक हाई है। भाई मैंने क्या बताया, कोई भी फ्लिप फ्लॉप तभी इनेबल है जब उसकी क्लॉक हाई है। जब क्लॉक लो है तो मुझे उसके इनपुट से कोई मतलब नहीं है, चाहे डेटा फ्लिप फ्लॉप है तो उसमें इनपुट पे कोई मतलब नहीं है कि चाहे वो क्रॉस हो, मतलब चाहे उसकी वैल्यू 0 हो या 1 हो, तो वो क्रॉस है, वो डोंट केयर कंडीशन है। ठीक है, तो मास्टर जो है वो इनेबल हो जाएगा, तो उससे वो एक आउटपुट देगा स्लेव को, और फिर जब क्लॉक इधर की 0 हो जाएगी, मतलब क्लॉक लो होगी, तो मास्टर डिसेबल हो जाएगा, स्लेव इनेबल हो जाएगा। क्योंकि स्लेव के लिए अगर यहाँ पे 0 है तो ये तो हमारा 1 हो जाएगा नॉट के बाद, तो स्लेव हमारा इनेबल हो जाएगा, और स्लेव इनेबल होने से उससे वो अपना आउटपुट जनरेट करेगा। इसलिए हम क्लॉक को इस्तेमाल करते हैं टू सिंक्रोनाइज आउटपुट ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट द क्लॉक सिग्नल फ्रीक्वेंसी में वेरी फ्रॉम लो टू हाई। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा क्लॉक का एक जो आइडिया जो है आपको पता होना चाहिए था। नेक्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, हमारा एक तो हो गया क्रॉस कपलिंग हो गई पहले एक तरीके से, एक और हमने लगा दी, और इसी में हमने एक इनपुट्स दिए हैं। पहली क्लॉक जो हमारी इस तरीके से होगी, और एक क्लॉक हमने इन्वर्ट करके भेजी हुई है दूसरे फ्लिप फ्लॉप में। ठीक है, तो ये होता है हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप, और जेके फ्लिप फ्लॉप को हमने बनाया इन्वेंटेड बाय जैक किल्बी। अब ये क्यों बनी, ये सर्किट का क्यों इन्वेंशन हुआ, इसके लिए ये कंडीशन थी कि जो एसआर लैच था, एसआर लैच में आपने देखा कि जब क्लॉक हाई थी, क्लॉक तो जनरली हम हाई मानते हैं, कि जब एसआर लैच के इनपुट 1 और 1 थे, एसआर लैच में क्या था, इनपुट 1 और 1 थे, या एसआर फ्लिप फ्लॉप की भी बात करूँ तो उसमें इनपुट 1 और 1 थे, तो वो एक अनडिटर्मिनेट कंडीशन थी। कौन सी कंडीशन थी? इनडिटर्मिनेट कंडीशन थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जेके फ्लिप फ्लॉप में वो कंडीशन ओवरकम हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं ग्रे सराउंड कंडीशन। क्या कहते हैं? ग्रे सराउंड कंडीशन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डू यू डिफाइन द ग्रे सराउंड कंडीशन इन फ्लिप फ्लॉप। द ग्रे सराउंड कंडीशन इज दैट कंडीशन इन फ्लिप फ्लॉप वेयर द इनपुट्स इन द एसआर flip flop are both are high, but we get the indeterminate state in the output. But in the JK flip flop it was
ओवरकम हो गई थी वो जो हमारी कमी थी वो, तो उसमें क्या हुआ कि जब दोनों इनपुट्स हाई होंगे तो जो हमें मेमोरी स्टेट होगी उसका टॉगल आउटपुट मिल जाएगा। क्या मिलेगा हमें? टॉगल इनपुट मिलेगा, ठीक है, टॉगल आउटपुट मिलेगा, सॉरी, ठीक है। तो वही मैं लिख रखा है, इट ओवरकम द एसआर फ्लिप फ्लॉप डिसेबिलिटी एज व्हेन जे इक्वल्स टू के इक्वल्स टू 1 द फ्लिप फ्लॉप आउटपुट इज कॉम्प्लीमेंटेड विद द क्लॉक ट्रांजिशन। क्लॉक के ट्रांजिशन से उसने अपने आप को कॉम्प्लीमेंट कर लिया। अगर मैं सिंबल की बात करूँ तो जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो कुछ इस तरीके से उनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है या सिंबल होता है जिसमें बीच में हमने क्लॉक लगाना जरूरी है क्योंकि हम फ्लिप फ्लॉप्स बना रहे हैं। जे के में हमारा एक आउटपुट जाएगा क्यू, एक जाएगा क्यू बार, क्लियर है। एंड द अदर फिगर इन विच द जेके फ्लिप फ्लॉप कैन बी रिप्रेजेंटेड इज बाय दिस फॉर्म। अदर फॉर्म जो हमारी जेके फ्लिप फ्लॉप की है वो ये हमारी ये वाली फॉर्म है जिससे हम समझेंगे कि जे इक्वल्स टू और के इक्वल्स टू 1 की कंडीशन को कैसे उसने ओवरकम करा। तो मान लीजिए कि क्लॉक जो है वो हाई है और जे जो है वो 1 है और के 1 है। ये देखिए ये है क्लॉक, ये हमारी क्लॉक है, ये हमारी क्लॉक हो गई। तो जो हमारा क्लॉक 1 है, जे 1 है, के 1 है, ठीक है। तो अज्यूमिंग यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि क्यू जो है वो 0 है और क्यू बार जो है वो 1 है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्यू देखो 0 है, यह मान लीजिए क्यू 0 है, तो क्यू 0 हमारा इधर जाएगा और एक भी इनपुट अगर नैंड का 0 होता है तो आउटपुट 0 होता है, लेकिन नैंड लगा हुआ है और ऑड लग गया तो 1 हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, अगेन ये 1 इधर जाएगा तो 1 का, अब ये 1 है और ये 0 है तो 1 0 पर 0 मिलेगा, 0 को बार 1, तो हमें क्या मिला, जो हमने 0 करा था तो हमें इधर आउटपुट क्या मिल गया, क्यू बार पे 1 मिल गया। इसी तरीके से ये कंडीशन अगेन एंड अगेन फॉलो होती है, जब 0 होगा तो ये 1 मिलेगा, जब 1 होगा तो 0 मिलेगा, 0 होगा 1 मिलेगा, 1 मिलेगा 0 मिलेगा, क्लियर है। इस तरीके से कंडीशन जो है वो हमारी चेंज होती है, क्लियर हो गया। तो j इक्वल्स टू 1 और k इक्वल्स टू 1 पर हमें जो q जो है वो हमारा 0 मिल रहा है और q बार क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो द लास्ट कंडीशन फॉर द एसआर फ्लिप फ्लॉप इज ओवरकम और द आउटपुट इज कॉम्प्लीमेंटेड, क्लियर है। अब समझते हैं टॉगल या टॉगल फ्लिप फ्लॉप को। टॉगल फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, सिंबल आप देख लीजिए, जिसमें हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप ही होता है क्योंकि टॉगल फ्लिप फ्लॉप के लिए कोई भी आईसी अवेलेबल नहीं है। फिर समझिएगा, बहुत जो मैं ध्यान से बोल रहा हूँ उसको नोटिस करिए कि जो हमारा टॉगल फ्लिप फ्लॉप है उसके लिए कोई भी आईसी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम या तो इसे जेके फ्लिप फ्लॉप से इन्वेंट करते हैं या हम किसी अदर फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करते हैं। जनरली हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप यूज होता है और जेके फ्लिप फ्लॉप में अगर मैं क्लॉक लगा दूं और टॉगल इनपुट्स को जे पे दे दूं और वो के पे दे दूं तो उसको मैंने बोल दिया टॉगल फ्लिप फ्लॉप, यही इसका सिंबल भी हो गया। अब अगर मैं इसकी लॉजिक डायग्राम की बात करूँ तो लॉजिक डायग्राम तो कुछ इस तरीके से होता है दिखने में, ठीक है। और अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल की बात करूँ तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में देखिए मैंने क्या बताया कि क्लॉक हमेशा हाई होनी चाहिए फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग के लिए। तो क्लॉक यहाँ पे अगर 0 है, क्लॉक लो है, तो टी की वैल्यू की कोई भी वैल्यू, मतलब हमें मैटर नहीं करता कि टी की वैल्यू क्या है, टॉगल फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू इनपुट की क्या है, दैट इज क्रॉस, वही मैंने लिख दिया कि डोंट केयर है कि टॉगल की कोई भी वैल्यू हो, QT + 1 मुझे QT ही मिल जाना है, दैट इज मेमोरी स्टेट। लेकिन क्लॉक की वैल्यू अगर हाई है तभी टॉगल काम करेगा और टॉगल का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। हिंदी में अगर हम समझें तो दैट इज इट मीन बाय कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा, रिवर्स, ठीक है। तो अगर मैं टॉगल की वैल्यू को 0 करूंगा, क्लॉक 1 है, तो अब क्लॉक 1 की बात करेंगे तो क्लॉक जब 1 है, यहाँ पे देखिए 1 है 1 है, तो टॉगल की वैल्यू जब 0 है तो हमें टॉगल हमारा लो है, मतलब अभी वो वर्किंग स्टेट में नहीं है, मतलब जो हमें वैल्यू मिलेगी वो QT ही मिल जाएगी, क्लियर है। और अगर 1 है मतलब हमने टॉगल को हाई कर दिया, हमने कहा भाई कॉम्प्लीमेंट कर दो, दैट इज टॉगल हाई कर दिया तो क्यू बार मिल जाएगा, तो दैट इज क्यू बार टी मिल गया, क्लियर है। तो इस तरीके से आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल या हम कह सकते हैं इसकी ट्रुथ टेबल को आपने समझ लिया, ठीक है। अब आते हैं फ्लिप फ्लॉप्स की टेबल को। तो अभी तक हमने जितने फ्लिप फ्लॉप समझे उन सबकी टेबल को हम एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो डी फ्लिप फ्लॉप में अगर मैं पहली टेबल की बात करूँ, जैसे ट्रुथ टेबल, तो ट्रुथ टेबल में क्या था कि जब क्लॉक 0 है तब तो डेटा के इनपुट्स के ऊपर मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे QN+1 क्या मिल जाना है, QN। अब यही दिखा रहा था मैं आपको जब मैंने सबसे पहला फ्लिप फ्लॉप बताया कि कई बार वहाँ पे QT+1 लिखा होता है और कई बार QN+1 लिखा होता है। तो जब 0 है क्लॉक की वैल्यू और डेटा की वैल्यू को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, QN+1 आपको QN ही मिल जाना है। और जब क्लॉक की वैल्यू 1 और 1 है तो देखिए डेटा की वैल्यू 0 थी तो वही हमें QN+1 पे मिल गई, वही जब 1 थी तो वही हमें QN+1 पे मिल गई। इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट लैच या डी फ्लिप फ्लॉप, यही अभी समझाया था मैंने आपको। और अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल QN और D के बीच में बनेगी। तो QN और D के कितने कॉम्बिनेशन होंगे, QN मतलब जो प्रेजेंट स्टेट है, D जो डेटा इनपुट्स हैं, QN+1 जो नेक्स्ट स्टेट है, क्लियर है। तो QN की वैल्यू क्या है, प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू, और D की वैल्यू क्या क्या इनपुट्स हो सकते हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 1 0 0 1 0 1 1, यही होंगे 0 0 0 1 1 0 1 1, क्लियर है। तो QN+1 क्या मिलेगा, तो मैंने बताया कि जब डेटा की वैल्यू जो होगी वही आपको QN+1 पे मिल जाएगी, इररिस्पेक्टिव QN की वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अज्यूम करा हुआ है क्लॉक हाई है, इसलिए मैं इसमें क्लॉक की वैल्यू को नहीं दिखाता हूँ इन द कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक टेबल में हम क्लॉक की वैल्यू को नहीं दिखाएंगे। अब आप कंफ्यूज ये हो गए होंगे कि यहाँ पे मैंने ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिख रखा है, तो इसे आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल बोल सकते हैं, बट इट इज अ टाइप ऑफ अ ट्रुथ टेबल। जहाँ पे क्लॉक हम दिखा रहे हैं दैट इज अ टाइप ऑफ अ ट्रुथ टेबल, क्लियर है। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में देख रहे हैं हम, तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में QN और D में कॉम्बिनेशन क्या मिला, जो डेटा पे है वही मिल गया, जो डेटा पे है वही मिल गया, डेटा पे है वही मिल गया, डेटा पे है वही मिल गया, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ द प्रेजेंट स्टेट,
ठीक है। तो जो ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप है, जो हमने डेटा पे इनपुट दिया होगा वही हमें आउटपुट पे मिल जाएगा। सी इसकी एक्साइटेशन टेबल, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हम जब पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स तो वो आप यहीं से समझेंगे। कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को आपको एक्साइटेशन टेबल की जरूरत पड़ेगी, सारे फ्लिप फ्लॉप की हम एक में लिखेंगे। तो Qn प्लस वन की वैल्यू क्या हो सकती है अब इसके लिए। अब हमने क्या करा, इन दोनों को मर्ज कर दिया। तो Qn प्लस वन की वैल्यू 0 0 0 1 1 0 1 1 और डेटा फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू हमने यहाँ से ली थी। जब 0 0 है तो डेटा क्या है 0। तो इसके लिए पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनानी पड़ेगी और कैरेक्टरिस्टिक टेबल से आप Qn एक्साइटेशन टेबल आप उसकी बना सकते हैं, दैट इज 0 1 0 1। क्लियर हो गया। तो ये भी मैंने आपको एक तरीका बता दिया कैसे आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल से एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे, और टेबल याद करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको सबके कंसेप्ट समझा दिए। ठीक है, तो कंसेप्ट आप समझ लीजिए, रटने की उसमें कोई भी जरूरत नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। जब 0 0 है तो डी की वैल्यू 0 है, 0 1 है तो 1 है, 0 1 है तो 1 है, 1 0 है तो 1 है, 0 है, 1 0 है तो 0 है, और 1 1 है तो हमें 1 मिल रहा है, तो 1 1 है तो हमें 1 मिल गया। क्लियर है। अब इसमें हम के मैप बना लेते हैं, और के मैप हम समझ रहे थे, के मैप हमें Qn प्लस वन पे क्या मिलेगा, डी मिल जाएगा। देखिए Qn प्लस वन के लिए अगर मैं के मैप बनाऊंगा तो वो मैं इससे बनाऊंगा कैरेक्टरिस्टिक टेबल से। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में, या आप इससे बना लो, किसी से भी बना सकते हो। तो Qn और डी के लिए बनाऊंगा तो Qn और डी, अब देखिए डी के, अब मुझे पता है कि Qn और डी में बना रहा हूँ तो डेट इज 2 वेरिएबल के मैप। अब अगर आपको के मैप कुछ नहीं पता है, देखो मैंने बहुत सारे वीडियोस में रिपीट करा है कि क्यों, अगर आप के मैप नहीं पता तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यूनिट नंबर 4 में जाके, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूनिट नंबर 4 में जाके, सबसे एंडिंग वीडियो मैंने उसमें बना रखा है इंट्रोडक्शन टू के मैप, जहाँ पे के मैप के बारे में पूरा 30 मिनट्स का वो बड़ा सा वीडियो जिसमें मैंने सब डिस्कस करा हुआ के मैप के बारे में, कि 2 वेरिएबल कितने होते हैं, 3 वेरिएबल क्या होते हैं, 4 वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे के मैप बनता है, के मैप होता क्या है। तब पता है तो इट्स वेल गुड, स्टार्ट करते हैं अभी उसी के साथ। अगर नहीं पता तो वहाँ पे जाकर आप देख लीजिए। तो 2 वेरिएबल का है, 2 वेरिएबल में 4 सेल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगेन डेटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 या 1, और Qn की वैल्यू 0 1। अब देख लेना है कहाँ पे हाई है हमारा Qn प्लस वन, तो Qn प्लस वन कहाँ पे हाई है, 1 पे हाई है, दैट इज 0 1। तो हमने 0 1 पे हाई कर दिया, और 1 पे हाई है, दैट इज ये वाला 1 हाई है, और कहाँ पे हाई है 1 और 1 पे हाई है, तो 1 और 1 पे हमने हाई कर दिया। देखिए इस वाले कॉलम में, ठीक है, 1 और 1 पे हाई हो गया। क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, सिंपल है। अब Qn प्लस वन की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो इससे क्या, ये एक पेयर बन गया। अब बार बार मैंने P1 और Q1 या Q2 कुछ नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली फटाफट करते चले जाऊंगा। तो Qn प्लस वन की वैल्यू क्या आ गई, डी आ गई। अगर मैं इसकी नेमिंग करूँगा तो इसकी नेमिंग क्या पड़ेगी, इसमें कॉमन रो में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी को। अगर 0 होता तो किसको रिप्रेजेंट करता है, डी बार को। तो Qn प्लस वन डी मिल गया, और यही हम देख भी रहे हैं कि हमें जो आउटपुट डेटा पे है वही हमें Qn प्लस वन पे मिल जा रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंट स्टेट वैल्यूज। क्लियर है, दैट इज डेटा फ्लिप फ्लॉप। द नेक्स्ट वी हैव द टॉगल फ्लिप फ्लॉप। अभी टॉगल फ्लिप फ्लॉप की टेबल देखी थी, ट्रुथ टेबल। तो देखिए ट्रुथ टेबल में क्या था, क्लॉक जब 0 है तो टॉगल की कोई भी वैल्यू हो, हमें Qn प्लस वन से कोई मतलब नहीं है, Qn ही मिल जाना है। क्लियर है। लेकिन जब क्लॉक हाई है तो टॉगल की वैल्यू अगर 0 होगी तो हमें Qn मिलेगा, लेकिन अगर 1 होगी तो हमने क्या कर दिया, हमने टॉगल को हाई कर दिया, हमने कहा कॉम्प्लीमेंट कर दो उसका, तो Qn का कॉम्प्लीमेंट हो गया, दैट इज Qn बार। क्लियर है। अब समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल Qn और T के बीच में बनेगी, तो कॉम्बिनेशन क्या क्या होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, Qn प्लस वन क्या मिलेगा, अब जरा समझिएगा। जब टॉगल 0 है मतलब टॉगल हाई नहीं है, और अज्यूमिंग, हम हमेशा कैरेक्टरिस्टिक टेबल में अज्यूम करते हैं कि क्लॉक हमारी हाई है, ध्यान रखिएगा, हम हमेशा अज्यूम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल में कि क्लॉक हमारी हाई है। ठीक है, तो अब देखिए जब टॉगल की वैल्यू 0 है तो Qn पे वही मिल जाएगा। बट टॉगल की वैल्यू 0 है तो हमें Qn ही मिल रहा था, तो यहाँ पे Qn मिल गया। क्लियर है। टॉगल की वैल्यू हाई है तो Qn का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, 1 मिल गया। ठीक है, टॉगल की वैल्यू 0 है तो अगेन जो Qn है वही मिल जाएगा, तो वही मिल गया। टॉगल की वैल्यू हाई है मतलब कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो Qn का कॉम्प्लीमेंट हो गया, दैट इज 0। 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। सी एक्साइटेशन टेबल समझते हैं, तो एक्साइटेशन टेबल भी समझ लेते हैं। एक्साइटेशन टेबल कुछ नहीं है, Qn प्लस वन और T के बीच में बनेगी। तो Qn प्लस वन हमने T रखा, तो 0 0 0 1 1 0 1 1 के कॉम्बिनेशन में क्या बनेगा, 0 0 पर 0 मिला, 0 1 पर 1 मिला, 1 1 पर 0 मिला, 1 1 पर 0 मिला, और यहाँ से 1 0 पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो 1 0 पर 1 मिल गया। क्लियर है। अब यहाँ से हमने के मैप बना दिया Qn प्लस वन के लिए, और अगर आप देखेंगे तो Qn और T के बीच में हमारा के मैप बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक टेबल से बनाएंगे, और 1 1 का सिंगलेट बनेगा। इसकी नेमिंग करेंगे तो ये मिलेगा Qn बार T, सॉरी इसका मिलेगा Qn बार और T, हाँ ठीक है, इसका मिलेगा Qn बार T जो मैंने ये लिख रखा है, और इसके लिए मिलेगा Qn T बार, तो Qn T बार ये लिख रखा है। दोनों के अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ये क्या होता है, जॉर गेट होता है, तो जैसे Qn जॉर T। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है बिल्कुल। तो अगर आप देखेंगे भी, तो अगर आप Qn और T की जॉरिंग कर रहे हैं तभी आपको Qn प्लस वन मिल रहा है। देखो जॉरिंग करके देखो, 0 0 का जॉर 0, 0 1 का जॉर 1, 1 0 का जॉर 1, और 1 1 का जॉर 0 होता है। जॉरिंग टेबल तो पता है ना, तो बिल्कुल बेसिक है, लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा में जाके आप देख सकते हैं। ये भी यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पार्ट फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं, आप सब पढ़ा हुआ है, आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट है। अगला है एसआर फ्लिप फ्लॉप, जो हम एसआर फ्लिप फ्लॉप पढ़ रहे थे, एसआर लाइट्स पढ़ रहे थे, जिससे हम एसआर फ्लिप फ्लॉप देखेंगे। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में वही था, क्लॉक 0 है, अब मैं बार बार डिस्कस नहीं करूँगा, टेबल अभी सब समझा चुका हूँ। सीधे आते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल के ऊपर। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में Qn SR
और क्यू एन प्लस वन, तो इसमें क्या क्या कंडीशन होंगी भाई, एक तो प्रेजेंट स्टेट होगी और एक हमारे होंगे इनपुट्स, तो एस और आर इनके इनपुट्स हो गए। अब जब 3 वैल्यू होती है तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 कॉम्बिनेशन, 0 0 0 0 0 1 0 1 0, दैट इज 0 जिसको किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को, ये 1 को, ये 2 को, ये 3 को, 0 1 1 1 0 0, ये तो पता है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने यूनिट नंबर 2 समझी हुई है तो इस यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल ईजिली हो जाएगी। बस फेथ आपको रखना है कि यहाँ से आपका सारा कंटेंट कवर हो रहा है, इतना फेथ रखिए, ठीक है। क्यू एन प्लस वन क्यू एन प्लस वन पे आते हैं। तो क्यू एन प्लस वन में देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि एस और आर की वैल्यू अगर 0 0 है, अज्यूमिंग क्लॉक हाई है, अज्यूमिंग यहाँ पे क्लॉक हाई है, क्लॉक 0 का कोई हम बात नहीं करेंगे, हमेशा ध्यान रखिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल इज ऑलवेज फॉर द क्लॉक इज इक्वल्स टू हाई, ओके। सो अब देखिए एस आर की वैल्यू, तो अब समझने वाली चीज़ देखिए, जब 0 0 पर है तो फोकस करिए एस आर की वैल्यू 0 0 है, तो हमें क्या मिल रहा था, क्यू एन मिल रहा है, तो क्यू एन की वैल्यू जो है वही हमें मिल गई 0, क्लियर है। जब 0 1 है, जब 0 1 है तो 0 मिलना है, तो 0 1 पर हमें 0 मिल गया। वैसे भी याद, अगर आप सिंपल ऐसे समझें कि सेट तो 0 है ना, रीसेट हाई है, तो रीसेट हाई पर हमेशा क्यू एन प्लस वन क्या मिलेगा, 0, और जब सेट हाई होगी तो हमेशा हाई मिलेगा, तो सेट हाई है तो हमें 1 मिल गया। जब दोनों हाई है तो इनवैलिड था स्टेट, तो इनवैलिड पर हमने क्रॉस लगा दिया, क्योंकि जब के मैप बनाएंगे तो उसमें हम क्रॉस को डोंट केयर से रिप्रेजेंट करेंगे। 0 0 पर क्या मिलना था, क्यू एन, तो क्यू एन मिल गया। 0 1 पर 0, क्योंकि सेट 0 है, सेट हाई है तो सेट में 1 मिल गया, दोनों 1 1 है तो हमें क्या मिल गया, क्रॉस मिल गया, दैट इज इनवैलिड स्टेट। इसका के मैप बन जाएगा, के मैप किसके बीच में बनेगा, क्यू एन एस और आर के बीच में, यही मैंने के मैप भी बना दिया, क्यू एन एस आर के बीच में। फिलिंग करेंगे, इसकी एक पेयर बन जाएगा और ये एक क्वाड बनेगा, नेमिंग करेंगे तो एस प्लस क्यू एन आर बार, ये क्यू एन प्लस वन का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। एक्साइटेशन टेबल तो आपको पता है कि क्यू एन और क्यू एन प्लस वन के कॉम्बिनेशन होंगे, जब दो के कॉम्बिनेशन होंगे तो क्या क्या होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखिए ये कैसे बना, ये कैसे बना वो समझते हैं। तो 0 0 पर देखते हैं, देखो 0 0 और 0 0 दो स्टेट हैं, एस की वैल्यू तो 0 है, 0 से 0 में गई है, लेकिन रीसेट की वैल्यू 0 और 1 हुई है, मतलब चेंज हुई है, तो जो चेंज हुई है उस पर क्रॉस लगा देंगे। तो देखिए सेट की वैल्यू 0 है और रीसेट की वैल्यू क्रॉस है। आगे समझते हैं, जब 0 1 है, क्यू वन प्लस वन की वैल्यू 0 1 है, तो 0 1 और फिर कहाँ है 0 1, ये तो 0 1 ये हो गया, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ समझते हैं जरा, बहुत ध्यान समझिएगा, 0 और 1, अब यहाँ पे क्रॉस की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, तो 0 और 1 है तो हमें एस और आर क्या मिल रहा है, 1 और 0 मिल रहा है, तो हमने वही लिख दिया 1 और 0, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 1 0, अब देखिए 1 0 देखते हैं, तो 1 0 1 0, देखिए एक 1 0 ये मिल रहा है और इसके अलावा 1 0 कहीं नहीं मिल रहा है, तो 1 0 में 0 और 1 मिल रहा है, 1 0 पर हमें एस और आर क्या मिल रहा है, 0 और 1, तो हमने वही लिख दिया 0 और 1, क्लियर है। अब 1 1 को देख ले रहे हैं, तो 1 1 हमें दो जगह मिल रहा है, एक 1 1 ये मिल रहा है, ठीक है, और एक 1 1 हमें ये मिल रहा है, तो इस 1 1 में और इस 1 1 में देखिए सेट जो है वो चेंज हो गया, 0 से 1 में हो गया, दैट इज इधर क्रॉस लग जाएगा, और इधर देखिए रीसेट 0 से 0 ही है तो उधर 0 ही लिखा जाएगा, तो देखिए सेट में क्रॉस लग गया और रीसेट में 0 लग गया। तो आई होप आपको ये एक्साइटेशन टेबल क्लियर हो गई होगी कि कैसे आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल से एक्साइटेशन टेबल बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। अगर एक्साइटेशन टेबल याद नहीं हो रही है तो आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखिए, वहाँ से आप एक्साइटेशन टेबल बना लीजिए, क्योंकि अभी एक्साइटेशन टेबल का ही काम है, ठीक है। और ये जितनी भी टेबल बनी हुई है उन सभी का काम पड़ेगा अभी आपको, क्लियर है। आई होप अभी तक आपको जितनी मैंने टेबल समझाई वो सब समझ में आई होंगी, ठीक है। अब समझते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप की टेबल को। बहुत सिंपल सी टेबल है भाई, जो अभी आपने एसआर में करा है बिल्कुल वही जेके में हो जाना है। जस्ट मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि वो उस कंडीशन को ओवरकम कर देती है जो एसआर की थी, जिसमें 1 1 पे इनवैलिड स्टेट मिल रहा था। यहाँ पे 1 1 में क्या मिल जाएगा, जो प्रेजेंट स्टेट होगी उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है कि बिल्कुल वही टेबल है यहाँ तक। जब क्लॉक 0 है तो हमें कोई मतलब नहीं है जे और के की वैल्यू से, हमें क्यू एन प्लस वन हमेशा क्यू एन मिलना है। लेकिन जब हाई है क्लॉक तब हमें कंडीशन चेक करने हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 0 पर क्यू एन मिल जाएगा, 0 1 पर क्या है, के किसकी तरह एक्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है, जे जो है वो सेट की तरह काम करता है, के रीसेट की तरह काम करता है। तो जहाँ पे देखिए सेट 0 है तो हमेशा क्यू एन प्लस वन कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, और सेट हाई है तो हमें क्यू एन प्लस वन हाई मिल गया, वही एस आर की तरह चल रहा है। और जब दोनों 1 है तो यहाँ पे क्यू एन बार मिल गया, समझ रहे हैं बात को, मतलब यहाँ पे इनवैलिड नहीं हुआ, यहाँ पे जो क्यू एन था उसका कॉम्प्लीमेंट मिल गया, बस वही करा है यहाँ पे टेबल में। और कैरेक्टरिस्टिक टेबल में अगर हम देखें तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्यू एन जे और के कॉम्बिनेशन होंगे तो वही 8 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। और क्यू एन प्लस वन तो मैंने आपको बताया जब जे और के की वैल्यू 0 है तो हमें क्यू एन मिल जाएगा, दैट इज क्यू एन मिल गया। 0 1 पर ये 0 है तो 0 मिल जाएगा, 1 0 में ये 1 है तो ये 1 मिल गया, ये दोनों 1 है तो क्या मिलेगा, क्यू एन बार मिलेगा, मतलब 0 का कॉम्प्लीमेंट कर दो 1 मिल गया। 0 0 पर 1 मिल जाएगा, दैट इज क्यू एन मिल गया। 0 1 पर क्या मिलेगा, हाई सेट मिलेगा, सेट की वैल्यू 0। 1 0 में क्या मिलेगा, अगेन 1 है तो ये हमारा 1 मिल जाएगा। 1 1 में क्या मिलेगा, जब दोनों 1 है तो हमें क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट, तो क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट मिल गया 0, क्लियर है। सिमिलरली एक्साइटेशन टेबल जब आप बनाएंगे तो जैसे मैंने आपको एक्साइटेशन टेबल अभी किसकी समझाई, एस आर फ्लिप फ्लॉप की, वैसे ही आप जेके की भी बना डालेंगे, क्लियर हो गया। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। आगे अगर के मैप बनाएंगे तो के मैप क्यू एन प्लस वन का कैसे बनेगा, क्यू एन जे और के तीन वेरिएबल के मैप बनेगा,
तो 3 वेरिएबल के मैप बना दिया है मैंने, एक पेयर बनाया और एक ये पेयर बनेगा, दोनों की पेयर की नेमिंग करके ये हमारा Qn+1 का स्टेटमेंट आ गया, ठीक है, या एक्सप्रेशन आ गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो है कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, और इसमें हमें एक्साइटेशन टेबल की जरूरत पड़ेगी, जिसमें सारी एक्साइटेशन टेबल को मर्ज कर दिया है। देखिए सारी एक्साइटेशन टेबल मैंने यहाँ पे मर्ज कर दी है। Qn+1 एस और आर के लिए क्या थी, जे और के लिए क्या थी, डी और टी के लिए। जैसे अभी जे और के लिए बनाई है, वैसे इधर एस और आर के लिए आगे कंबाइन कर दिया है, डी और टी के लिए, डेटा फ्लिप फ्लॉप और टॉगल फ्लिप फ्लॉप के लिए। ठीक है, अभी जो एक्साइटेशन टेबल देखी थी उन सबको मर्ज कराया मैंने। क्लियर है, एक ही में बना दिया, क्योंकि अब हम समझेंगे कन्वर्जन को। एक कन्वर्जन समझ लीजिए, सारी कन्वर्जन क्लियर है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ 2 कन्वर्जन डिस्कस करूंगा। बाकी के कन्वर्जन मैं पीडीएफ में अटैच कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ से अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, क्योंकि कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप में अगर आपको ये 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए तो आपको बाकी के क्वेश्चंस भी सर जो कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप है वो आराम से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने पीडीएफ में इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, कन्वर्जन ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप टू डी फ्लिप फ्लॉप। वैसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे तो वो समझाते हैं आपको। पहला कॉम्बिनेशन एसआर से डी में पूछा सकता है आपसे एग्जाम में, एसआर से टी में, जेके से एसआर में, जेके से डी में, जेके से टी में। क्लियर है, ये हो गए कितने कॉम्बिनेशन, 6 हो गए। अब एक और बनेगा डी से एसआर में, डी से जेके में, डी से टी में, 3 ये हो गए। तो कितने हो गए, 3 3 3 6 3 9 9 हो गए। टॉगल से एसआर में, टॉगल से जेके में, टॉगल से डी में। तो इस तरीके से कन्वर्जन पूछे जाते हैं। टोटल कितने हो गए, 12 कॉम्बिनेशन आर देयर, 12 कॉम्बिनेशन पूछे जा सकते हैं। 2 कॉम्बिनेशन से बाकी कोई भी कन्वर्जन आप कर लेंगे। ठीक है, समझ लेते हैं कन्वर्जन। और बाकी कोई भी डाउट है तो आप हमारी पीडीएफ में देख लेना। पीडीएफ मैंने जो है ज़्यादातर जो है इंपॉर्टेंट जो कन्वर्जन है वो सारे उसमें कर दिए हैं। ठीक है, पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ में अगर आप खोल के बैठे होंगे तो आपको दिख भी जाएंगे उसमें। तो स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप टू डी फ्लिप फ्लॉप। तो इसमें कैसे करेंगे एक समझ लेते हैं इसको। सबसे पहला स्टेप, जिस भी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख दीजिए। डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है तो डी को पहले लिखिए, बाद में Qn+1 चलेगा। ध्यान रखिएगा, ये हमेशा चलना है। डी के बाद जो भी आपका फ्लिप फ्लॉप आएगा वो Qn+1 चलेगा। फ्लिप फ्लॉप मतलब कि Qn+1, और जिसमें कन्वर्ट करना है वो बाद में लिख दिया जाएगा। दैट इज एसआर में कन्वर्ट करना है तो एसआर। अगर यहाँ पे होता एसआर टू टी तो टी को पहले लिखते Qn+1 और फिर एस और आर आता। अगर यहाँ पे होता है एसआर टू जेके, एसआर टू जेके होता तो जे और के इधर लिखते हैं, फिर Qn लिखते हैं, फिर Qn+1, फिर एस और फिर आर। क्लियर है, इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमेशा जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो आपको इस पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप और Qn को देखना है। इस पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप और Qn, डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप, इसको बोला जाता है डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप। ये तो डी फ्लिप फ्लॉप है, मैं बता रहा हूँ। कन्वर्जन ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप टू अ डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप, जिस फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है तो ये आपको डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा। तो डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप और प्रेजेंट स्टेट के कॉम्बिनेशन देखने हैं। यहाँ पर डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप क्या है, डी फ्लिप फ्लॉप। तो मैंने डी लिखा, Qn लिखा। अब इन दोनों के मेरे क्या प्रेजेंट स्टेट के कॉम्बिनेशन देख लो। मैंने क्या बोला, डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप और Qn प्रेजेंट स्टेट के कॉम्बिनेशन देख लो। तो 2 वैल्यू है, कॉम्बिनेशन क्या होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1 1। अगर 3 होते तो क्या होते, 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। क्लियर है, यही कॉम्बिनेशन होता है 3 होते। ये कब बता रहा हूँ मैं, तब बता रहा हूँ। मान लो यहाँ पे होता है एसआर टू जेके, तो आप जेके Qn इस तरीके से लिखते हैं, और जेके Qn के हमारे कॉम्बिनेशन बनते हैं फिर 0 0 0 0 0 1 इस तरीके से। तो यहाँ पे डी और Qn है तो इसके कॉम्बिनेशन बन जाएंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। अब Qn+1 लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक टेबल में ही हमने सीखा था कि क्लॉक हमेशा हाई एज्यूम चलेंगे। Qn+1 की वैल्यू क्या मिलेगी जब डेटा फ्लिप फ्लॉप है, जो डेटा में है वही मिल जाना है। तो देखिए, जो डेटा में है वही मिलेगा, दैट इज Qn+1 की वैल्यू 0 मिल गई, 0 मिल गई, 1 मिल गई, 1 मिल गई। क्लियर है। अब इससे एसआर बनाना है। तो देखो, ये जो Qn+1 आपने बनाया है, ये आपने एक्साइटेशन टेबल को आपको दिमाग में रखना है, या एग्जाम में बना लीजिएगा एक कॉर्नर में। ठीक है, जेके फ्लिप फ्लॉप की। तो अब इसमें Qn+1 एसआर में जा रहे हैं, तो Qn+1 एसआर से डिस्कस कर लो। तो 0 0 पर क्या बनना है, 0 क्रॉस, तो 0 क्रॉस लिख दिया। अब 1 0, तो 1 0 पर हमें मिल रहा है 0 1, 0 1 मिल गया। अगेन 0 1, 0 1 पर हमें क्या मिल रहा है, 1 0, तो हमने 1 0 लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए 1 1, तो देखिए 1 1 पर मिल रहा है क्रॉस 0, तो हमने 1 1 पर क्रॉस 0 लिख दिया है। क्लियर है। तो यहाँ से हमारा बन गया पहली टेबल, जो हमें टेबल बनानी है। अब के मैप बनेगा। के मैप कैसे बनेगा, के मैप हमेशा Qn+1 के बाद जो भी स्टेट लिखा हुआ है उसका बनेगा। जैसे कि यहाँ पे था एसआर टू जेके, अगर हम बात करें तो जे के Qn+1 और फिर एसआर। तो हमेशा जो भी हमारा पहला फ्लिप फ्लॉप है, वन फ्लिप फ्लॉप टू डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप, तो जो वन फ्लिप फ्लॉप है उसका के मैप बनेगा। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे एसआर है तो एस और आर दोनों का बनेगा। अगर यहाँ पे डी होता, सिर्फ ध्यान रखिए, मैं एक एक वर्डिंग्स पे फोकस करिए मेरे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कन्वर्जन। अगर यहाँ पे डी होता तो सिर्फ के मैप डी का बनता। अगर यहाँ पे टॉगल फ्लिप फ्लॉप होता तो के मैप सिर्फ टी का बनेगा। अगर जेके होता तो जेके का बनेगा, एसआर है तो एसआर का बन रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे के मैप बनेगा फॉर एस। किसका बनेगा, के मैप हमेशा वन फ्लिप फ्लॉप का बनेगा, वन फ्लिप फ्लॉप टू डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप। डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप को हमने इधर लिखा, Qn+1 लिखे और फिर एसआर। ठीक है, जो वन फ्लिप फ्लॉप है। तो के मैप जब एस के लिए बनाएंगे तो कितने कॉम्बिनेशन है, हमेशा के मैप जो बनेगा वो
डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप और प्रेजेंट स्टेट का बनेगा। मेरी वर्डिंग्स पे फोकस करिए, हमेशा के मैप डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप दैट इज डी फ्लिप फ्लॉप है तो उसका बनेगा विद प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट क्या है? क्यूएन। कभी भी क्यूएन प्लस वन को इंक्लूड नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे होता एस आर फ्लिप फ्लॉप टू जे के, तो यहाँ पे हम एस आर तो इधर लिखते, लेकिन के मैप बनता जो जे का, उसमें हमारे जे वो हम अगर हमारा के मैप बनता एस का तो हम जे के क्यू एन लेते, 3 वेरिएबल के मैप बनता। और 3 वेरिएबल के मैप में क्या होता है? 3 वेरिएबल के मैप में हमारा हम जे के और क्यू एन की बात कर रहे हैं, तो जे के और क्यू एन को हम लेके चलते। क्लियर है? कोई डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए, सिंपल। अब के मैप देख लीजिए, तो सेट जहाँ पे हाई है और क्रॉस है, सेट जहाँ पे हाई है और क्रॉस है उसको नोट करेंगे। तो 1 ये हाई है, तो 1 कहाँ पे हाई है? 1 0 पर, तो हमने 1 0 पर हाई कर दिया। क्रॉस कहाँ पे है? 1 और 1 पर हाई, 1 और 1 पे, तो 1 और 1 पे हमने क्रॉस लगा दिया। अब देखिए ये पेयर बन गया, और इस पेयर पे नाम क्या हो जाएगा इसका? एस इक्वल्स टू डी, क्योंकि ये 1 इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? डी को। अब ये सिंपल नेमिंग है, आपको पता होनी चाहिए, बस यहाँ से आपका पहले हो जाएगा एस का। सिमिलरली आप बनाएंगे आर का। आर क्रॉस कहाँ पे है? 0 0 पर, तो 0 0 पर कर दिया। 1 कहाँ पे है? 0 1 पर, तो 1 0। आर की वैल्यू कितनी मिल गई? डी बार। बस खत्म, क्वेश्चन इज एंडेड हियर। बस अब एक स्टेप बना जहाँ पे आपको क्या करना है, इसका लॉजिक डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे दिस इज द लॉजिक डायग्राम सिंस यू आर कन्वर्टिंग इट। ओके, तो अब देखिए क्या होगा कि जो हमारा एस आर है जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम एस आर से डी में कर रहे हैं, तो हमारा जो इनपुट होगा वो डी होगा, जो हमारा इनपुट होगा वो डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप होगा, और एस और आर हमारा उस फ्लिप फ्लॉप में यूज होगा, क्योंकि हम एस आर से कन्वर्ट कर रहे हैं डी में। तो एस में क्या क्या आया था? एस का फॉर्मूला क्या था? एस इक्वल्स टू डी, तो मैंने डायरेक्टली डी दे दिया। और आर क्या आया था? डी बार, तो मैंने यहाँ से नॉट निकाल के आर में दे दिया। क्लॉक लगेगी क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप है। और क्यू बार और क्यू बार, सॉरी यहाँ पे क्यू बार नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे आएगा क्यू और क्यू बार। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, क्यू एन और यहाँ पे लिखते थे क्यू एन बार। क्लियर है? कोई डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए, सिंपल है। नेक्स्ट है कन्वर्ट एस आर टू जे के फ्लिप फ्लॉप, एस आर टू जे के फ्लिप फ्लॉप। अब देखिए ये कैसे करेंगे, तो समझते हैं। अगर हम सिंपल, मैंने आपको बताया था कि जो डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप है उसे इधर लिखें, उसको इधर लिख दिया जे और के, क्यू एन प्लस वन वैसे ही चलेगा, एस और आर को इधर लिख देंगे। क्लियर है? अब मैंने बताया था हमेशा कॉम्बिनेशन किनके देखने हैं? डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप और क्यू एन के, प्रेजेंट स्टेट के। तो डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप और क्यू एन कॉम्बिनेशन देख लिए, तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब क्यू एन प्लस वन को देखते हैं। तो आपको पता है कि जे और के की वैल्यू 0 होने पर हमें क्यू एन ही मिल जाना है, तो क्यू एन मिल गया कैरेक्टरिस्टिक टेबल से। 0 और 0 पर अगेन क्यू एन ही मिल जाना है, तो क्यू एन मिल गया। 0 1 पर सेट 0 है, जे किसकी तरह रीड होता है? सेट की तरह, तो सेट 0 है तो हमें क्यू एन प्लस वन प्लस 0 मिल गया। सेट 0 है, 0 मिल गया। 1 0 है, 1 है तो 1 मिल गया, 1 है तो 1 मिल गया। 1 1 है तो इनवैलिड स्टेट में जे के फ्लिप फ्लॉप में क्या होता था? टॉगल हो जाता था, तो इसका टॉगल हो जाएगा। क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए 1, टॉगल बोले या कॉम्प्लीमेंट बोले। 1 1 पर अगेन क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट दैट इज 0। क्लियर है? तो ये तो पार्ट आ गया कैरेक्टरिस्टिक टेबल से। अब एस आर जो बनेगा वो आपका एक्साइटेशन टेबल से बनेगा, और अभी मैंने एक्साइटेशन टेबल से जैसे बनाया था वैसे ही आप इसे भी बनाएंगे कि क्यू एन और क्यू एन प्लस वन के कॉम्बिनेशन देखेंगे, एस आर में वो कॉम्बिनेशन देखेंगे, 0 क्रॉस या 1 क्रॉस जो भी है वो आप लगाते चले जाएंगे, या 1 0 जो भी है। ठीक है, अगेन के मैप किसका बनेगा? हमेशा जो इधर लिखे होंगे एलिमेंट दैट इज एस आर, जो हमारा 1 फ्लिप फ्लॉप है उसके बनेंगे। अगर यहाँ पे डी होता है तो डी के बनते के मैप, और के मैप अगर डी का बनेगा तो सिर्फ एक ही तो बनेगा। तो बस ये कंसेप्ट है कि अगर 2 है तो 2 का बनेगा, एक है तो एक का बनेगा। के मैप फॉर एस बना दीजिए, के मैप फॉर आर बना दीजिए। और किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? जेके में, तो हमारा एस और आर तो फ्लिप फ्लॉप लगेगा, और कन्वर्जन जेके से जा रहा है, तो एस की वैल्यू कितनी आ रही है? जे और क्यू एन बार, जे और क्यू एन बार आ रही है, बोलिए आ रही है, तो जे ले लिया। और ये देखिए क्यू एन बार, तो एक मिनट रुकिएगा। हाँ देखिए, समझिए इसमें हो क्या रहा है कि अब मैंने क्या करा, इसमें जो मैंने के में बनाया था उससे मैंने इसका डायग्राम ड्रॉ कराया, क्लॉक लगा दिए, तो जे और क्यू एन के डॉट हो रहा है क्यू एन बार का। तो मैंने यहाँ से ये देखिए क्यू एन बार ले लिया, और क्यू एन बार और जे का मैंने डॉट कर दिया। यहाँ मेरा क्या, इसमें एस में गया, और अगर मैं आर की बात करूँ तो आर में क्या गया? ये मेरा के गया, और ये मेरा क्या गया? एस गया, क्योंकि आर के साथ क्या जा रहा है? क्यू जा रहा है, के और क्यू, तो के ये गया और क्यू मैंने यहाँ से ले लिया, ये मेरा आर में गया। क्लियर है? कोई डाउट? सिंपल है, सिंपल इंप्लीमेंटेशन है। ठीक है, अब बाकी के फ्लिप फ्लॉप आपको पीडीएफ में मिलेंगे, वहाँ से आप उसे समझिएगा। कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसमें हम इतना ही रखते हैं आज के लिए, क्योंकि आज में हमने अच्छा खासा कंटेंट कवर करा है। इसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर दैट इज द एनालिसिस ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट्स, और एनालिसिस में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, वो मत छोड़िएगा, इंपॉर्टेंट है एकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या क्या था वो बता दे रहा हूँ। इस वीडियो में जो हमने कवर करा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो यहाँ पे पूछा था, क्योंकि यहाँ पे आपके एक्साइटेशन टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल और ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब कवर हुए। ठीक है, दूसरा जितना मैंने आपको टेबल्स बनाई वो सब यहाँ पे पूछी जा सकती हैं आपसे। ठीक है, थोड़े बहुत जो लॉजिक डायग्राम्स हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो यही सब इसमें इंपॉर्टेंट था। इस सबको आप देखिएगा, कवर करिएगा, रिवाइज करिएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएंगी। बाकी नोट्स आपको मिल ही रहे हैं, उसमें आप रेफर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।